नमस्कार, आप देखें न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले मास्क लगाने की अपील। आप मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि अगर आप मास्क लगाएंगे तो ही आप सुरक्षित रह सकते हैं। मास्क लगाइए, बार बार ये अपील आपसे की जा रही है और इसके लिए हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क-पहनो-इंडिया। लगातार हम आप सभी से कह रहे हैं, पीएम ने भी कहा है कि मास्क ही कोरोना से लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए एक बार फिर से आपसे अपील, मास्क जरूर लगाइए, सुरक्षित रहिए, परिवार को भी सुरक्षित रखिए। और आइए अब शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर आईपीएल से जुड़ी है। कोरोना के खतरे के बाद आईपीएल को भी आपको बता दें, आईपीएल भी अब कोरोना के खतरे की जद में है, क्योंकि 2 आईपीएल टीमें कोरोना की चपेट में आ गई हैं। जानकारी के मुताबिक महेंद्र सिंह धोनी की टीम, चेन्नई के 3 सपोर्ट स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दोनों टीमें आइसोलेशन में हैं। कोलकाता की टीम के खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अहमदाबाद में होने वाले आज के आईपीएल मैच को टाल दिया गया है। तो आज के आईपीएल मैच को टाल दिया गया है, क्योंकि अब आईपीएल पर भी कोरोना का खतरा। इस सब के बीच जो जानकारी मिल रही है वो ये कि सपोर्ट स्टाफ को भी कोरोना हुआ है, तो वहीं 2 खिलाड़ी भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। और इस बीच अहमदाबाद में जो आज खेला जाना था मुकाबला, वो अब नहीं खेला जाएगा। रवि दुबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, इससे पहले भी कई खिलाड़ी आप बता रहे थे कि कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन ये जो 2 खिलाड़ी, क्योंकि टीम के लिए बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द वापस लौटें, जल्द से जल्द रिकवर कर जाएं, इनकी सेहत को लेकर, इनकी स्वास्थ्य को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? अब बिल्कुल सही कह रही हैं आप गायत्री। आज अहमदाबाद में केकेआर वर्सेस आरसीबी का मैच था, जिसमें 2 खिलाड़ी संदीप वॉरियर और वरुण चक्रवर्ती, दोनों लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और एक सीनियर प्लेयर हैं पैट कमिंस, जो फास्ट बॉलर हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, उनको भी आइसोलेशन में रखा गया है। जबकि चेन्नई की टीम जो इस वक्त दिल्ली में है, दिल्ली में अपना आईपीएल का टूर्नामेंट खेल रही है, उसके 3 सपोर्टिव स्टाफ, जिसमें से एक जो है वो लक्ष्मीपति बालाजी हैं, जो भारत की तरफ से भी खेल चुके हैं। दूसरे टीम के बड़े अधिकारी हैं, उनका नाम है विश्वनाथन, और उनकी टीम बस होती है उसका क्लीनर। 3 लोग चेन्नई सुपर किंग्स के स्टाफ से जो आते हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कल टेस्ट हुए थे रविवार के दिन चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का, जिसमें से सभी खिलाड़ी नेगेटिव आए हैं, लेकिन टीम के 3 सदस्य जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गायत्री, तो वही रवि, सवाल वही, ये लोग कब लौटेंगे? क्या इनको लक्षण भी थे? जब भी इस तरह के टेस्ट कराए जाते हैं, ये आईपीएल के प्रोटोकॉल है, बायो बबल है, जिसमें इस तरह के टेस्ट कराए जाते रहते हैं। और उसमें अक्सर इस तरह के सडन टेस्ट करा लिए जाते हैं जब या तो लक्षण दिख रहे हो और या फिर एक रेगुलरिटी के तौर पर कराए जाते हैं, और उसी दौरान ये रिजल्ट आए हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया रवि ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो आपको बता दें कि चेन्नई के 3 सपोर्टिंग स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, 2 खिलाड़ी कोरोना की चपेट में आ गए हैं, और ये 2 खिलाड़ी हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के, वरुण चक्रवर्ती, संदीप वॉरियर, जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और इसी वजह से जो आज मैच होना था अहमदाबाद में, वो भी फिलहाल टाल दिया गया है। दिल्ली में ऑक्सीजन पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच घमासान जारी है। दिल्ली में कोरोना के बेकाबू हालात, ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड की कमी पर दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, जिसमें दिल्ली सरकार ने दावा किया कि उनके पास मरीजों के लिए 5000 बेड हैं, तो लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है। दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में दलील दी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही सभी मरीजों को अस्पताल में जगह नहीं मिल पा रही है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट से अपील की कि उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से सुविधा दिलाई जाए। सुनवाई के दौरान एक वकील ने कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली में सेना की मदद लेने की भी मांग उठाई। और इस बीच एक बड़ी खबर कर्नाटक से। कर्नाटक में चामराजनगर के कोविड अस्पताल में 24 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बीती रात अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई में मुश्किल आई, जिसकी वजह से वहां इलाज करवा रहे 24 मरीजों की जान चली गई। इस दर्दनाक घटना के बाद प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। चामराजनगर के डीएम ने कहा है कि इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उधर जिला प्रशासन की तरफ से भी दलील दी गई है कि जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी इस मामले में डीएम से बात कर पूरी घटना की जानकारी ली। दिल्ली के दरियागंज इलाके में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे अमित शर्मा नाम के एक शख्स को पुलिस ने रंगे हाथों धर दबोचा। पुलिस को उसके पास से
9 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए हैं, जिन्हें वो 40,000 से 50,000 रुपए में बेच रहा था। आरोपी के पकड़े जाने के लिए पुलिस ने एक जाल बिछाया था। सबसे पहले एक कांस्टेबल को नकली ग्राहक बनाकर उसके पास इंजेक्शन खरीदने के लिए भेजा गया और जैसे ही आरोपी दवा लेकर पहुंचा, पहले से तैयार पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। उधर दिल्ली पुलिस ने महाराज अग्रसेन अस्पताल में काम करने वाले दीपक और यशवंत नाम के 2 कर्मचारियों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में किया है गिरफ्तार। आरोप यह है कि दोनों कर्मचारी मरीज के कोटे का इंजेक्शन बाहर 40 से 50,000 रुपए में बेच रहे थे। इन दोनों के पास से पुलिस को कई रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद हुए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। कोरोना से निपटने के लिए डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की तादाद बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कई अहम फैसले किए हैं। केंद्र ने नीट की जो पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा है कम से कम 4 महीने के लिए टाल दी है। इसके अलावा 100 दिन तक कोविड ड्यूटी कर चुके डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा मेडिकल इंटर्न को कोरोना मरीजों के इलाज में लगाया जाएगा। एमबीबीएस आखिरी साल के छात्रों को कोरोना मरीजों को फोन पर सलाह देने की बात कही गई है और हल्के लक्षणों वाले मरीजों के इलाज में तैनात किया जा सकता है। नर्सिंग की पढ़ाई कर चुके छात्रों को सीनियर डॉक्टर्स और नर्सों के साथ कोविड ड्यूटी में लगाया जाएगा। इसके अलावा 100 दिन तक कोविड ड्यूटी करने वाले मेडिकल स्टाफ को कोविड राष्ट्र सेवा सम्मान भी दिया जाएगा। तो ये अहम फैसले कोरोना के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी नीरज लाइव जुड़ गए। नीरज, जरा विस्तार से बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये क्या कुछ फैसले लिए गए हैं? गायत्री, मेडिकल क्षेत्र में मानव संसाधन को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर हो, नर्सेज की कमी है और जिस तरह से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उससे सरकार ने यह फैसला किया। प्रधानमंत्री ने अब से थोड़ी आज ही समीक्षा की थी और यह तय किया था कि नीट पीजी का एग्जाम 4 महीने अगर आपने स्थगित किया तो आपके पास क्वालिफाइड डॉक्टर्स की एक बहुत बड़ी संख्या होगी और इनको आप ड्यूटी पे लगा सकते हैं। इसके अलावा पहले से जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं, पीजी के डॉक्टर्स जो हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स के तौर पे पहले से काम में लगे हुए थे, उनको भी तब तक न हटाने का निर्देश दिया है जब तक फ्रेश बैच ना आ सके। इसके अलावा और ऐसे लोग हैं, मेडिकल इंटर्न्स की नियुक्ति करने का तय किया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, जिन्हें सेवा में लगाया जाएगा और 100 दिन तक अगर ये कोई करता है तो उसके आने वाले दिनों में जो सरकारी भर्तियां होंगी उसमें इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। ये सरकार की तरफ से तय किया गया है। दूसरी अहम बात, नर्सिंग स्टाफ को लेकर अगर बात करें, क्वालिफाइड नर्सेज जो हैं, जो अभी हाल में अपने अपने इंस्टीट्यूट से निकले हैं, उनको भी लगाया जाएगा। नर्सेज और डॉक्टर्स के उनके अंतर्गत लाया जाएगा उनको, ताकि वो कोरोना मरीजों की सेवा कर सके। और जो ये डॉक्टर्स और मरीज, माफ कीजिएगा, नर्सिंग स्टाफ लगाए जाएंगे, ये पहले वैसे मरीजों को देखेंगे जो जिन्हें माइल्ड सिम्टम्स होगा, सीधे उन्हें गंभीर रूप से जो मरीज बीमार हैं उनकी सेवा में नहीं लगाया जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण फैसला किया गया गायत्री की अगले 45 दिनों में वैसे तमाम पोस्ट को, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स के, डॉक्टर्स के, उनको तेजी लाई जाएगी ताकि आने वाले दिनों में कमी को यानी इस क्षेत्र में मैन पावर को किस तरीके से बढ़ा जाए, क्योंकि मामले बहुत ज्यादा है और हम देख रहे हैं कि कई डॉक्टर, जो मेडिकल स्टाफ है, वो घंटों काम कर रहा है, उन पर भी बोझ है। ऐसे में जिस तरीके का फैसला, यानी 100 दिन कोविड ड्यूटी कोई करता है मेडिकल स्टाफ, तो सरकारी नौकरी के लिए वो एलिजिबल होगा। ये तो एक तरह से उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी एक बड़ा फैसला है। और वो लोग जो आना चाहते हैं लेकिन इन हालातों के मद्देनजर इस क्षेत्र में नहीं प्रवेश कर रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देने की बात है। ये बिल्कुल इंसेंटिव देने की बात है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह के सुविधा देने में, गायत्री, कोरोना के मरीजों का इलाज करने में डरते भी हैं, तो सरकार की तरफ से प्रोत्साहन देने की कोशिश की गई है। एमबीबीएस स्टूडेंट जो हैं उनको भी कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए लगाया जाएगा, ताकि जो माइल्ड सिम्टम्स जिनमें है, या टेली कंसल्टेशन, अगर फोन पे आपसे कोई संपर्क करता है, आप उनको ये बता सके कि कौन सी गोली लेनी है, किस तरह से आपको रखना है, किस तरह से होम आइसोलेशन में रहना है, तो एमबीबीएस स्टूडेंट्स को भी इस काम में लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने जो समीक्षा की उसके महत्वपूर्ण फैसले आज के यही हैं। देखना होगा कि ये कब तक अमल में आते हैं, और एक बार अमल में आने के बाद निश्चित तौर पे देश के अस्पतालों में जो लोगों की कमी है, जो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों की कमी है, उस कमी की भरपाई करने में मदद, कमी की भरपाई भी, और साथ ही ये जो दिक्कत आ रही थी
नीरज, ये लोगों को फोन पर भी अगर कंसल्ट कर लिया जाता है तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है, उनको ट्रीटमेंट घर पर ही बैठकर बता दिया जाता है, लेकिन ये दिक्कत आ रही थी। लेकिन अब इस फैसले के बाद कुछ हद तक राहत मिलेगी और लोगों को घर बैठे ही इलाज के बारे में जानकारी दी जाएगी। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट से फोन पर बातचीत की है, जिसमें दोनों नेताओं के बीच भारत में कोरोना के हालात पर चर्चा हुई। और इस बातचीत के बाद यूरोपियन यूनियन ने भारत को तत्काल मदद देने का भरोसा दिया, जिसके बाद पीएम मोदी ने मदद देने के लिए ईयू की तारीफ की। दोनों नेताओं के बीच 8 मई को होने वाली भारत ईयू लीडर्स सम्मेलन पर भी बातचीत हुई है। यूरोपियन यूनियन कमीशन के अध्यक्ष से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा, मैंने ईयू कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेन से बातचीत की, कोरोना से लड़ाई में भारत की मदद करने के लिए उनको धन्यवाद दिया। हमने 8 मई को होने वाले भारत और ईयू के नेताओं की बैठक के बारे में भी चर्चा की। मुझे विश्वास है कि इस बैठक से हमारी रणनीतिक साझेदारी को और नई रफ्तार मिलेगी। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, यानी हर वो फैसले कि अब कम से कम देश को कोरोना के मद्देनजर सुधरते हालातों की तरफ मोड़ दिया जाए। हाँ, और लगातार प्रधानमंत्री इस कोशिश में है कि तमाम वैसे देशों के राष्ट्र प्रमुखों से बात किया जाए, वैसे समूह के राष्ट्र प्रमुखों से बात किया जाए, ताकि भारत को आने वाले वक्त में मदद मिल सके, या जिन्होंने भारत को मदद दी है भारत कोरोना के दूसरे लहर से निपटने में। आपको याद होगा, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री से बात की थी, अमेरिका के राष्ट्रपति से बात किया था उन्होंने, और अब जो है यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष से उन्होंने बात किया है। हाल ही में कई ऐसे देश हैं जो यूरोपियन यूनियन के सदस्य की मदद की है। कंसंट्रेटर्स की बात करें, या इसके अलावा ऑक्सीजन जनरेटिंग जो मटेरियल है और दूसरे मेडिकल सप्लाईज है, वो यूरोपियन यूनियन के कई देशों ने बतौर बिल्कुल कोरोना के जिस तरीके से मामले देश में बढ़ रहे हैं, लोगों के इलाज में कहीं कोई कमी ना रह जाए, उसके लिए विदेशों से भी मदद लगातार ली जा रही है। और इसी के मद्देनजर ईयू कमीशन की अध्यक्ष से प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की और उन्होंने मदद का पूरा भरोसा दिया। इस बीच आपको बता दें, गुजरात के हापा से एक अहम खबर, जामनगर में 4 ऑक्सीजन टैंकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए हरियाणा के लिए सुबह रवाना हुई हैं। तो ये जानकारी मिल रही है कि ऑक्सीजन के लिए रवाना हुए हैं ये टैंकर। ये खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि कोरोना से लड़ाई के लिए भारत को जल्द ही अमेरिका की वैक्सीन मिल सकती है। कोरोना के लिए वैक्सीन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी फाइजर ने यह बयान जारी किया है कि भारत में उनकी वैक्सीन को जल्द ही इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है, और इसके लिए वो भारत सरकार से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। इसके अलावा अमेरिकी कंपनी फाइजर भारत को कोरोना से लड़ने के लिए 50 करोड़ रुपए की दवाइयां भी मुहैया करवा रहा है। तो ये अमेरिकी कंपनी है फाइजर, अमेरिका की वैक्सीन मिल सकती है, जल्द ही भारत को मिल सकती है वैक्सीन। जानकारी के कोरोना के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनी अमेरिकी कंपनी फाइजर की तरफ से यह स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत में उनकी वैक्सीन को जल्द ही इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी जा सकती है। और उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि भारत सरकार से लगातार इसको लेकर संपर्क बना हुआ है, बातचीत चल रही है। अमेरिकी कंपनी फाइजर भारत को कोरोना से लड़ने के लिए 50 करोड़ रुपए की दवाइयां भी मुहैया करवा रही है। और अब बात राजस्थान की। राजस्थान में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां लगाई गई, लेकिन इसके बावजूद भी देखिए लोग मानने को तैयार नहीं। जोधपुर में तो कई लोग बेवजह घरों से बाहर घूमने निकल पड़े, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, सभी को क्वारंटीन सेंटर ले जाया गया। इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस का विरोध किया, जिस पर पुलिस के जवान उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में डालकर क्वारंटीन सेंटर ले गए। खबर यह कि सभी लोगों की वहां कोरोना की जांच होगी, नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही इनको छोड़ा जाएगा। पैंडेमिक रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा का एक तरह से दूसरा भाग चालू हुआ है, जिसमें और सख्त निर्देश दिए गए हैं। पहले से जो दुकानों को छूट थी 6 से 11 आवश्यक दुकानों को, वो अभी भी है, लेकिन 12 बजे से लेकर 5 बजे तक एक कर्फ्यू का माहौल रहेगा, जिसमें अनावश्यक घूमने वालों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन यानी संस्थागत क्वारंटीन में भेजा जाएगा, और जब तक RT-PCR टेस्ट नेगेटिव नहीं आती है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। दिल्ली में आज से 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। लोगों को टीका लगाने के लिए कई सरकारी स्कूलों में वैक्सीन सेंटर्स बनाए गए हैं। वैक्सीन सेंटर पर लोगों की भीड़ ना जुटे और कोरोना नियमों का ध्यान रखा जाए, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। इस बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया विनोद नगर में बनाए गए वैक्सीन सेंटर पहुंचे, वहां तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया।
हमारा टारगेट है कि हर स्कूल में इस तरह से कम 10 सेंटर्स हों और अभी इसको धीरे धीरे करके हम 300 स्कूलों तक लेके जाएंगे। जैसे जैसे हमें और वैक्सीन मिलती चली जाएगी हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। अभी हमारे पास में 4.5 लाख वैक्सीन की डोज आई हैं और आज भर में हमने 45,150 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया है आज की वैक्सीनेशन के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह का अभी सुबह सुबह का रिस्पांस है, एक सेंटर पर एक लाइन में लगने के लिए हमने 150 लोगों को बुलाया है और सभी के सभी टर्न आउट हो रहे हैं। पूरा 100% लोग आ रहे हैं अभी तक। वेव है, इसमें डेथ और जो मतलब कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए जैसे ही हम मतलब गवर्नमेंट ने ऐसे 18+ के लिए ओपन किया वैक्सीनेशन, तो हमने इसको रजिस्टर किया एंड यहाँ पर इसको लगाने के लिए आए हैं। सबको लगाना चाहिए, मतलब बहुत ज़रूरी है सबके लिए इंजेक्शन लगवाना, क्योंकि क्या कहते हैं अभी जितना भी हो रहा है सिचुएशन जैसा भी है उन सबके लिए, उन सबसे सेफ रहने के लिए 10% उम्मीद है कि मैं तो सेफ रहूँगी। इसलिए मैं सबको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपको वैक्सीन अवेलेबल है और आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं तो प्लीज़ जाइए और वैक्सीन लगवाइए। दिल्ली में 18 साल से 44 साल तक के लोगों के लिए 77 वैक्सीन सेंटर्स बनाए गए हैं जहां कोरोना वैक्सीन लगाने का काम किया जा रहा है। 2 तस्वीरें अब आपके सामने। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं अशोक नगर की और दूसरी तस्वीर है विनोद नगर की। दोनों ही जगहों पर लोग वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए सुबह से ही पहुंच रहे हैं। एक सेंटर पर 150 लोगों को टीका लगाया जाए। व्यवस्था ये की गई है कि जिनको अपॉइंटमेंट दिया गया है सिर्फ वही लोग सेंटर्स पर पहुंचे। उधर दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखी है चिट्ठी और उनसे कोरोना से निपटने के लिए सेना की मदद की मांग की है। साथ ही उन्होंने चिट्ठी में दिल्ली को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन टैंकर देने की भी मांग की। मनीष सिसोदिया ने कोरोना मरीजों के लिए डीआरडीओ की मदद से दिल्ली में कई और अस्पताल बनाने की भी मांग की है। देश में कोरोना का कोहराम जारी है। बीते 24 घंटों में पूरे देश में कोरोना के 3,68,000 नए मामले सामने आए, जो कि कल के मुकाबले 24,000 कम है। यह लगातार दूसरा दिन है जब कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 3,417 लोगों की मौत हो गई। मौत का यह आंकड़ा भी कल के मुकाबले कम है। कोरोना से जारी लड़ाई में एक अच्छी खबर यह है कि एक दिन में 3 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। अजीत सिंह की खबर है कि यूपी में लॉकडाउन 6 मई की सुबह 7 बजे तक रहेगा जारी। यानी यूपी में लॉकडाउन 2 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। यानी अब हफ्ते में 5 दिन लॉकडाउन रहेगा। ये इस वक्त की अहम खबर भी है। उत्तर प्रदेश में अब 5 दिन लॉकडाउन रहेगा, क्योंकि लॉकडाउन जो मंगलवार सुबह 7 बजे तक खत्म होना था वो अब 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है और अब 6 मई सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को बजरंग बहादुर नाम के एक तहसीलदार ने सड़क पर मेंढक चाल चलवाई। इस दौरान वहां ढोल नगाड़े भी बजवाए गए। मेंढक चाल चल रहे लोगों को तहसीलदार पैर से मारते भी दिखे। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद कांग्रेस विधायक विशाल पटेल ने तहसीलदार को सबक सिखाने के लिए मुंह काला करने की चेतावनी दे डाली। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होम क्वारंटीन किए गए लोगों के घर पर नहीं मिलने पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके, क्योंकि खबर यह कि इसे लेकर डीएम दिशा निर्देश भी जारी कर चुके हैं, जिसके तहत अधिकारी होम क्वारंटीन किए गए लोगों के घर का औचक निरीक्षण करेंगे और इस दौरान जो लोग घर पर नहीं होंगे उन पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं। आज जरूरी है कि जहां पर भी केसेस में यह इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है हम उसको माइक्रो लेवल पर एनालाइज करें। जिन जिन एरियाज में केसेस आ रहे हैं वहां पर कंटेनमेंट पर हमारा कार्य चलता रहे। साथ ही जिस तरह से कुछ स्टेट्स में हमें एक प्लेटोइंग और एक डिक्रीज इन केसेस का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से देश के कई जिलों में भी पिछले 15 दिनों से केसेस में कमी नोट की गई है, जिसमें मुख्यतः आप देखें छत्तीसगढ़ में दुर्ग, गरियाबंद, रायपुर और राजनांदगांव में केसेस में थोड़ा कमी देखी गई है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, गुना और शाजापुर,
लद्दाख में लेह लद्दाख और इसी से तेलंगाना में भी निर्मल डिस्ट्रिक्ट में हम देख रहे हैं कि केसेस में पिछले 15 दिन में कमी नोट की गई है। साथ ही महाराष्ट्र में करीब 12 जिले ऐसे हैं जहां पर कि केसेस में कमी हम नोट कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः औरंगाबाद, धुले, भंडारा, गोंडिया, जलगांव, लातूर, मुंबई, नांदेड़, नंदुरबार, थाने और वाशिम डिस्ट्रिक्ट में हम पा रहे हैं कि पिछले 15 दिनों से केसेस में कुछ एक कमी नोट की गई है। यहाँ हम फिर आप सबसे मनवी करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जरूरी है कि जो भी ये हमें गेन्स दिख रहे हैं इनको हम प्रिजर्व करें, इन पर कार्य चलता रहे। स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंटेनमेंट के एफर्ट्स उसी मोमेंटम, उसी गति से चलते रहें, नहीं तो ऐसा ना हो कि जो भी हमें ये अर्ली साइंस ऑफ गेन दिख रहे हैं हम इनको फिर से लूज कर दें। वैक्सीन के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वैक्सीन कवरेज अब तक हम 12.07 करोड़ अबव 45 ईयर्स कवर कर चुके हैं। 1.57 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स कवर हो चुके हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स में 2.06 करोड़ पीपल आर ऑलरेडी कवर्ड। जो 1 तारीख से हमारा नया प्रोसेस शुरू होना था, जिसमें कि स्टेट स्थाई पर और प्राइवेट सेक्टर के लेवल पर भी वैक्सीनेशन 18 से 44 साल के लोगों को हम कवर कर सकें, उसने इनिशियल बिगनिंग की है। करीब 18 लाख लोगों को उसमें वैक्सीनेशन के लिए कवर किया गया है और धीरे धीरे इस स्थिति में भी हम एक गति पाएंगे। आज हमारे सामने एक और पॉजिटिव ट्रेंड अगर हम देखें तो पाते हैं कि अगर आप देखें तो शुरू में 20 अप्रैल के समय पर जब हमारी 1,54,000 रिकवरीज थी और हमारे 2,59,000 के करीब डेली नए केसेस आ रहे थे, तो हम देख रहे थे कि डेली नई रिकवरी वर्सेस डेली न्यू केसेस में करीब 60% केसेस जो थे वो हमारे एक्टिव केसेस में कन्वर्ट हो रहे थे, रिकवरीज कम थी और डेली केसेस ज़्यादा थे। उस ट्रेंड में भी हम एक पॉजिटिव अप्रोच देख रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे 30 अप्रैल में 77% रिकवरी थी विज़ावी न्यू केसेस, 2 मई को 78% थी और 3 मई को बढ़कर यह 82% के करीब हो गई है। ये अर्ली गेन्स हैं जिस पर हमें कंटिन्यूड बेसिस पर काम करने की ज़रूरत है। इसी संबंध में सप्लाई साइड की तरफ से काम करने की ज़रूरत है, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की ज़रूरत है, जिसके तहत कुछ निर्णय लिए गए हैं, जिसमें मुख्यतः एक निर्णय है कि कैसे हम गैसियस ऑक्सीजन को मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज़ करें। हमारी इंडस्ट्रीज जैसे कि स्टील प्लांट, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल यूनिट्स, पावर प्लांट्स, वहाँ पर गैसियस ऑक्सीजन बनाई जाती है, हम उसको मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल करने का प्लान कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो कि उस गैस को बनाती है जिसकी प्योरिटी हमारे मेडिकल पर्पसेस के लिए सूटेबल है और जो शहर के पास हैं वहाँ पर हम उस तरफ कार्य करते हुए साथ में उन्हीं प्लांट्स के नज़दीक ही टेम्परेरी कोविड केयर सेंटर्स विद ऑक्सीजनेटेड बेड बनाने का भी कार्य शुरू कर रहे हैं। ऐसी 5 फैसिलिटीज़ पर कार्य शुरू भी हो चुका है और यह प्लान है कि आने वाले कुछ ही समय में इन संबंधित इंडस्ट्रीज़ के आसपास ही 10,000 के करीब ऑक्सीजनेटेड बेड्स बनाए जाएंगे। हम स्टेट से भी इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, उनको भी एनकरेज कर रहे हैं कि ऐसी अधिक से अधिक फैसिलिटीज़ उन प्रांतों में बनाई जाए जहां पर कि इस टाइप के प्लांट्स अवेलेबल हैं। इसके साथ ही जैसे कि हमने पिछली बार भी आपको बताया था, टोटल मिलाकर अब देश में 1,500 के करीब PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, जिस पर काफ़ी स्पीड से कार्य करने की एक प्रणाली भी बनाई गई है ताकि जल्दी से जल्दी इन प्लांट्स को ऑपरेशनल किया जा सके। साथ ही ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक स्तर पर नाइट्रोजन प्लांट जो हैं उनको भी ऑक्सीजन प्लांट्स के रूप में कन्वर्ट करने का कार्य चल रहा है। ऐसी 14 इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई की गई हैं जहां पर कि PSA नाइट्रोजन प्लांट्स हैं और यह पाया गया है कि उन प्लांट्स में कार्बन मॉलिक्यूलर सीव उस इक्विपमेंट को रिप्लेस कर जियोलाइट मॉलिक्यूलर सीव अगर बना दें और रिलेटेड एसोसिएटेड कुछ चेंजेस किए जाएं तो यह प्लांट ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अंतर्गत ही इन 14 ऐसी इंडस्ट्रीज में 37 नाइट्रोजन प्लांट्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई भी किए जा चुके हैं। इन प्लांट्स में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो चाहे हम इनके आसपास टेम्परेरी हॉस्पिटल बना सकते हैं या
इनको वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं जहाँ पर कि एक हॉस्पिटल है, और नहीं तो जहाँ पर भी ये हैं उनको ऑक्सीजन को टैंकर्स के द्वारा हम एसोसिएटेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड कर सकते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के लेवल पर ह्यूमन रिसोर्सेज, मेडिकल जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कैसे और बढ़ाया जाए ताकि हम कोविड-19 मैनेजमेंट के जिस तरह से बढ़ते हुए केसेस हमारे सामने हैं उसको मैनेज कर सकें, उसके अंतर्गत कई निर्णय लिए गए हैं, जिसमें मुख्य निर्णय है कि जो नीट और पीजी का एग्जाम है इसको कम से कम 4 महीने के लिए पोस्टपोन किया जाएगा, यानी कि यह 31 अगस्त से पहले नहीं किए जाएंगे। और साथ ही जब भी एग्जाम अनाउंस किए जाएंगे ताकि स्टूडेंट ढंग से पढ़ाई कर सकें, उनको 1 महीने का टाइम भी दिया जाएगा। इसके द्वारा हमारे पास जो नीट और पीजी से संबंधित जो हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं, हम उनको क्वालिफाइड डॉक्टर्स को कोविड ड्यूटीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी मैन पावर बढ़ जाती है। साथ ही जितने भी मेडिकल इंटर्न्स हैं हम उनको भी कोविड ड्यूटीज़ के लिए उनकी फैकल्टी के अंदर एज पार्ट ऑफ द इंटर्नशिप इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ सकें। इसके साथ ही फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स को भी हम लोग टेली कंसल्टेशन या माइल्ड कोविड केसेस के बारे में उनको ओरिएंट करते हुए वहाँ भी उनका इस्तेमाल करेंगे। साथ ही जो फाइनल ईयर पीजी स्टूडेंट्स हैं वो एज रेजिडेंट्स कंटिन्यू करेंगे जब तक कि फ्रेश बैच ऑफ पीजी स्टूडेंट्स नहीं आ जाते। इसके साथ ही बीएससी और जीएनएम क्वालिफाइड नर्सों को भी हम फुल टाइम कोविड नर्सिंग ड्यूटीज़ के लिए उनका सहायता लेंगे। वह अपने सीनियर डॉक्टर्स और सीनियर नर्सेज के अंडर में काम करेंगी। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स जो बेस्ड ऑन देयर ट्रेनिंग, बेस्ड ऑन देयर सर्टिफिकेशन, उनकी सर्विसेज और उनकी सहायता भी कोविड मैनेजमेंट के लिए ली जाएगी। इसके साथ ही वह हमारे मेडिकल कर्मी जो आज एक ऐसी सेवा देश के लिए कर रहे हैं, जो प्राण बचाने के लिए अपने प्राण को भी, अपनी आप को भी ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी खतरे में डाल के काम कर रहे हैं, उनको सम्मान देने के लिए जो भी आदमी 100 दिन कोविड ड्यूटी करेंगे उनको प्राइम मिनिस्टर डिस्टिंग्विश्ड कोविड नेशनल सर्विस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उनको आने वाले किसी मेडिकल रिक्रूटमेंट में भी प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके साथ ही जितने भी मेडिकल स्टूडेंट, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हमारे कोविड ड्यूटी में एंगेज होंगे, उनके सपोर्ट के लिए उनका वैक्सीनेशन और साथ में उनको जो हमारी ऑनगोइंग इंश्योरेंस स्कीम है उसमें भी कवर किया जाएगा। इसके साथ ही हमने स्टेट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जितनी भी वेकेंट पोस्ट हैं, चाहे वे डॉक्टर की हों, चाहे नर्सेज की हों, चाहे वे अलाइड प्रोफेशनल्स की हों, उनको एक एक्सेलरेटेड प्रोसेस के थ्रू 45 दिन के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट के द्वारा एनएचएम के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए फिलअप किया जाए। आज जब हम एक स्थाई पर जो सप्लाई साइड यानी कि हम कैसे कि केसेस को मैनेज कर सकें, इस पर कुछ निर्णय ले रहे हैं, उस पर कार्य कर रहे हैं। जरूरत है कि ओवरऑल कोविड मैनेजमेंट के लिए कि हम रूट कॉज पर भी काम करें। रूट कॉज जो है वह हम हमेशा से बात करते आए हैं कि हम कैसे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को रोकें। एक रनअवे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन जिसमें कि हम इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का रिक्वायर्ड प्रयत्न ना करें, वह कभी भी हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को और उसकी कोर कैपेसिटीज और लॉजिस्टिक्स को ओवरवेल्म कर सकता है। इसलिए जब गवर्नमेंट की तरफ से हम सप्लाई साइड अप्रोच यानी कि चाहे वह ऑक्सीजन हो, चाहे वह टेम्परेरी हॉस्पिटल्स हों, चाहे वह मेडिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज हों, उस पर काम कर रहे हैं, हमें डिमांड साइड मैनेजमेंट पर भी उसी मोमेंटम से काम करने की जरूरत है। कलेक्टिवली जरूरत है कि हम होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी में उस अप्रोच से काम करते हुए चेन ऑफ ट्रांसमिशन को कैसे तोड़ें, उस पर कार्य करें। आज जरूरत है, जैसे मैंने इससे पहले भी आपके द्वारा सबसे रिक्वेस्ट की है, कि एक तरफ हमारे एरिया जहां पर की केस पॉजिटिविटी कम है, केसेस कम आ रहे हैं, हम उनको प्रिजर्व करें, वहां पर हमारा कंटेनमेंट से रिलेटेड कार्य चलता रहे। दूसरा जरूरी है कि जहां पर अधिक सर्ज पाया जा रहा है, केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, वहां पर हम इंटेंसिव एक्शन और लोकल कंटेनमेंट जैसे कार्य पर भी ध्यान दें। इसी के तहत हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिसेंटली ही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर इससे संबंधित गाइडलाइंस इशू की हैं, जिसमें उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को रीट्रेट करते हुए कहा है कि हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कंसर्न्स को आइडेंटिफाई करे,
जो वह जिले हैं जहां पर कि 10% से ज़्यादा केस पॉजिटिविटी है या जहां का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर 60% से ज़्यादा जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं या आईसीयू बेड्स हैं वह भरे चुके हैं। स्टेट से रिक्वेस्ट की गई है कि उन जिलों में वह एरिया आइडेंटिफाई किए जाएं जहां पर कि क्लस्टर ऑफ केसेस आ रहे हैं और वहां पर लोकल कंटेनमेंट, जिसका प्राइमरी पर्पस है कि लोकल इंटरमिंगलिंग ऑफ पीपल, उसको कम किया जाए, उसको 14 दिन तक उससे रिक्वायर्ड एपिडेमियोलॉजिकल प्रिंसिपल फॉलो करते हुए कार्य किया जाए, जिसके तहत ही जो स्ट्रेटेजिक एरिया ऑफ इंटरवेंशन हम आप लोगों को फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जिसमें कि हम कह रहे हैं कि एक इंटेंसिव एक्शन हो उन एरियाज में जहां पर क्लस्टर ऑफ केसेस ज़्यादा हैं। हमारा फोकस कंटेनमेंट पर बना रहे, हमारा फोकस एक्सेप्ट फॉर अलाउड एक्टिविटीज़, बाकी गैदरिंग्स और कॉन्ग्रीगेशंस जो हैं उन पर हम ना होने दें, इसेंशियल सर्विसेज कंटिन्यूड रहें, टेस्टिंग और सर्विलेंस पर हमारा फोकस बना रहे, स्पेशल टीम्स जितनी बनानी है जिनके द्वारा हम कंटेनमेंट और सर्विलेंस करें उस पर हमारा कार्य चलता रहे। इसके साथ ही जरूरी है कि होम आइसोलेशन पेशेंट्स को प्रॉपरली मॉनिटर किया जाए। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ऑन केस ट्रेजेक्ट्री हम उसी को अपने हिसाब से उसके हिसाब से अपग्रेड करते रहें। हॉस्पिटल एडमिशन, एक पेशेंट को हॉस्पिटल प्रॉपर तरीके से मिल सके और पब्लिक डोमेन में उसकी अवेलेबिलिटी हो डिटेल्स की, उसका एक प्रोसेस सेट किया जाए। वैक्सीनेशन पर हमारा एफर्ट्स बने रहें। कम्युनिटी एंगेजमेंट, जैसे हमने इससे पहले भी आपके द्वारा रिक्वेस्ट की थी कि मिस इन्फॉर्मेशन और पैनिक को दूर करते हुए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर फोकस करते हुए हम लोग काम करें और यह भी इंश्योर करें कि एक स्थाई पर गवर्नमेंट के लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, लॉजिस्टिक्स अपग्रेडेशन पर जब काम हो रहा है तो हम कंटेनमेंट पर भी, इन्फेक्शन स्प्रेड पर भी अपना कार्य उसी मोमेंटम और उसी सिंसियरिटी से करते रहें। धन्यवाद। Now I can request AS from the Home Ministry to brief the media. तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी जा रही थी कि अब कुछ जगहों पर जो मामले हैं वो कम आ रहे हैं। इसके अलावा अभी भी जहां जहां इजाफा हो रहा है वहां पर किस तरीके से कंट्रोल किया जाए उसको लेकर जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से और साथ ही ये भी बताते हुए कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, उनको भी मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र की तरफ से कुछ फैसले लिए गए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी। कोरोना से निपटने के लिए डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की तादाद बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अहम फैसला किया है। केंद्र ने नीट की पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा 4 महीने के लिए, कम से कम 4 महीने के लिए टाल दी है। 100 दिन तक कोविड ड्यूटी कर चुके डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। प्रोत्साहन देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह का ये फैसला। मेडिकल इंटर्न को कोरोना मरीजों के इलाज में लगाया जाएगा, मैन पावर बढ़े, ये एक बड़ा फैसला। एमबीबीएस आखिरी साल के छात्रों को कोरोना मरीजों को फोन पर सलाह देने की बात भी कही गई है और हल्के लक्षणों वाले मरीजों को इलाज में तैनात किया जा सकता है। नर्सिंग की पढ़ाई कर चुके छात्रों को सीनियर डॉक्टर्स और नर्सों के साथ कोविड ड्यूटी में लगाया जाएगा। 100 दिन तक कोविड ड्यूटी करने वाले मेडिकल स्टाफ को कोविड राष्ट्र सेवा सम्मान से नवाजा जाएगा। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि कोरोना से होने वाली जो मौत का आंकड़ा है वो रोज बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य में 13,322 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि कोरोना की वजह से 145 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। आज से अगले 7 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। बिल्कुल भी लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन लोगों को जिस प्रकार से कोविड के नियमों का पालन करना चाहिए था वो लोगों ने नहीं किया। हमारी भरसक कोशिशों के बावजूद भी नहीं किया। उससे कोरोना के केसेस बहुत बढ़ गए। 1 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव कोरोना के मरीज हो गए और लगभग 15,000 रोजाना उसमें और जुड़ रहे हैं। तो इसलिए हमें अब कोई चारा नहीं बचा था। चुनाव पर